आयशा आबिदीन अपने बाप के इंतकाल के 7 माह बाद पैदा हुई थी। 3 बहनों में सबसे छोटी थी और तीनों बहनों की उम्र में ज़्यादा वक्फा नहीं था। उसके वालिदैन ना सिर्फ खुद डॉक्टर्स थे, बल्कि डॉक्टर्स के एक नामवर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आयशा की मां नौरीन इलाही ने अपनी बेटी को थोड़े अरसे के लिए पाकिस्तान में अपनी मां के पास भेज दिया था। वो अमेरिका में मेडिसिन जैसे प्रोफेशन से मुंसलिक हुए थे। 2 बेटियों के साथ इस नौज़ायदा बच्ची को शौहर की अचानक मौत के बाद पैदा होने वाले हालात में संभाल नहीं सकती थी। आयशा अगले 5 साल पाकिस्तान ही में रही। हालांकि नौरीन इलाही उसको साल 6 महीने वहाँ रखना चाहती थी, लेकिन आयशा की नानी और नाना को इससे इतनी उनसियत हो गई थी और वो भी उनके साथ इतनी खुश और मुतमईन थी कि नौरीन ख्याल आने पर भी उसे वापस नहीं ले जा सकी। 2 छोटी बच्चियों के साथ अमेरिका में ज़िंदगी एक आर्थोपेडिक सर्जन के तौर पर वैसे ही इतनी मशीनी थी। शौहर की मौत के बाद कि वो चाहती भी तो आयशा को अपने साथ ले जाने पर भी वो उसकी परवरिश की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती थी। 5 साल के बाद बिलाखिर वो आयशा को अमेरिका अपने पास ले आईं, लेकिन आयशा का वहाँ दिल न लगा। वो अपनी दोनों बड़ी बहनों से मानूस नहीं थी। नौरीन इलाही बहुत मसरूफ़ थीं और आयशा के लिए किसी के पास वक्त नहीं था। वो 2 साल किसी न किसी तरह वहाँ गुजारती रही, लेकिन 7 साल की उम्र में नौरीन को एक बार फिर उसकी ज़िद पर उसे वापस पाकिस्तान भेजना पड़ा। लेकिन इस बार नौरीन को उसके रहन सहन के हवाले से फिक्र होने लगी थी। वो और उनकी दोनों बेटियां और आधे से ज़्यादा ससुराल और मैका अमेरिका में मुकीम थे और वो आयशा को भी मुस्तकिल तौर पर अमेरिका में ही रखना चाहती थी, क्योंकि पाकिस्तान में अब उनके सिर्फ वालिदैन रह गए थे, जो पाकिस्तान छोड़कर अपने बेटों या बेटियों के पास अमेरिका आने पर तैयार नहीं थे। 7 साल की उम्र में उसे वापस पाकिस्तान भेजने के बावजूद इस बार नौरीन उसे साल में 2 बार अमेरिका बुलाती रहीं। उनकी कोशिश थी आयशा और उसकी बहनों नरीमान और राइमा में लगाव पैदा हो जाए। उनकी कोशिश कामयाब साबित हुई थी। आयशा और उसकी दोनों बहनें अब एक दूसरे के ज्यादा करीब होने लगी थीं और आयशा को अब अमेरिका इतना अजनबी नहीं लगता था जितना उसको शुरू में लगता था। 10 साल की उम्र में आयशा एक बार फिर अमेरिका आई थी और इस बार उसे वहां रहने में पहले जैसे मसले पेश नहीं आए थे, लेकिन अब एक नया मसला पेश था। वो स्कूल में जाकर परेशान होने लगी थी। वो पाकिस्तान में भी को एजुकेशन में पढ़ती रही थी, मगर वहाँ और यहाँ के माहौल में फ़र्क था। नौरीन स्कूल के हवाले से कुछ नहीं कर सकती थीं। ये मसला उनकी बड़ी दोनों बेटियों को पेश नहीं आया था। वो आयशा की तरह क्लास में छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होती थीं, ना ही बरहम होती थीं। आयशा को स्कूल अच्छा नहीं लगता था। नौरीन के पास एक रास्ता ये था कि वो उसे वहाँ किसी इस्लामिक स्कूल भेजें। वो इस रास्ते को इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। वो इस उम्र में उसे इतनी बामुनज़्ज़म जिंदगी देना नहीं चाहती थी। उनका ख्याल था वो कुछ अरसा यहाँ रहने के बाद खुद ही ठीक होना शुरू हो जाएगी। 1 साल बाद भी जब आयशा बेहतर होने की बजाय ज़्यादा परेशान होना शुरू हुई और उसके ग्रेड्स और ख़राब होने लगे, तो नौरीन को उसे एक बार फिर पाकिस्तान भेजना पड़ा था। वो अब उसे ओ लेवल्स के बाद वहाँ बुलवाना चाहती थी, क्योंकि उनका ख्याल था वो इस वक्त तक कुछ समझदार हो जाएगी और वहाँ चीज़ों को आसानी से समझ सकेगी। 13 साल की उम्र में आयशा आबिदीन एक बार फिर अमेरिका रहने के लिए आई थी, लेकिन इस बार वो वहाँ अपने लिए एक नया मसला देख रही थी। अमेरिका उसे इस्लामी मुल्क नहीं लग रहा था। वहाँ की शख्सी आज़ादी उसके लिए परेशान कुन थी। वहाँ लिबास और ज़ुबान के मामले में रवा रखने वाली आज़ादी उसे हौलाने लगी थी। लेकिन उनमें से सबसे बड़ा चैलेंज उसके लिए ये था कि वो वहाँ हिजाब में भी अपने आप को महफूज नहीं समझती थी, जो उसने पाकिस्तान में लेना शुरू किया था और जिससे नौरीन खुश नहीं थी। इस बार नौरीन ने बिला आखिर घुटने टेक दिए थे। ये मान लिया था
कि आयशा का अमेरिका में अब कोई मुस्तकबिल नहीं था। वो पाकिस्तान में ही रहना चाहती थी और वहां पेश आने वाले तमाम छोटे बड़े मसाइल के साथ खुश थी। उन्होंने आयशा को एक बार फिर अमेरिका से वापस पाकिस्तान भेज दिया था। ये आयशा आबिदीन का इंतखाब था कि उसे अपनी जिंदगी नाना नानी के तरीके से एक इस्लामी मुल्क में गुजारनी है। एक नो उम्र के तौर पर अमेरिका की तरक्की से मुतासिर होने और वहां रिहाइश का इख्तियार रखने के बावजूद आयशा आबिदीन एक पुरसकून अच्छी जिंदगी का ख्वाब लेकर एक बार फिर पाकिस्तान लौटी थी, जहां वो अपने जैसे लोगों के दरमियान जिंदगी गुजारती। आयशा के नाना नानी ने उसे कॉन्वेंट में पढ़ाने के बावजूद ज्यादा बेबाक अंदाज में उसकी परवरिश नहीं की थी। आयशा को उन्होंने घर में एक ऐसे मौलवी से कुरान पाक पढ़ाया था जो कम फहम रखने वाला रिवायती मौलवी नहीं था। वो एक अच्छे इदारे के तलबा को कुरान और हदीस की तरबियत देता था। खुद आयशा के नाना नानी भी दीन और दुनिया की बहुत समझ रखते थे। वो आला तालीम याफ्ता थे, मिलने जुलने के शौकीन, आला तबके से ताल्लुक रखने के बावजूद वो दीनी और इखलाकी कदरों के हिसाब से कदामत पसंद थे। लेकिन ये कदामत परस्ती दीन के इन मानों में नहीं थी जो उन्होंने आयशा को दिया था। आयशा आबिदीन एक ऐसे माहौल में जहां दीन की समझबूझ और इसमें गहरी दिलचस्पी के साथ पैदा हुई थी, जहां पर हराम और हलाल की तलवारों से डराने की बजाय दलील और मंतक से अच्छाई और बुराई समझाई जाती थी। शायद यही वजह थी कि आयशा अपने मजहब से बेहद जज्बाती लगाव रखती थी। वो 5 वक्त नमाज बाकायदगी से पढ़ती थी, हिजाब भी ओढ़ती थी, रोजे भी रखती थी, अपने नाना नानी के साथ हज भी कर चुकी थी। लेकिन इसके साथ साथ वो फनून लतीफ़ा की हर सिन्फ में भी दिलचस्पी रखती थी। पेंटिंग्स बना लेती थी, स्कूल में पूरे लिबास के साथ पैराकी के मुकाबलों में भी हिस्सा लेती थी। हर वो काम कर लेती थी जिसमें उसे दिलचस्पी होती और जिसकी उसे अपने नाना नानी से इजाजत मिलती थी। अमरीकी मुआशरे का हिस्सा ना बनने के बावजूद नौरीन को ये तस्लीम करने में आर नहीं था कि उनकी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी हुई थी और उसका सेहरा अपने वालदैन को सिर्फ वो ही नहीं देती थी, उनके खानदान और ससुराल के वो सब लोग देते थे जो आयशा से कभी मिल चुके थे। नौरीन ने अपनी बड़ी दोनों बेटियों को भी बड़ी तवज्जो और मेहनत से पाला था। उन्होंने उन्हें अमेरिका में रहते हुए अपने कल्चर और मजहब से जितना करीब रखने की कोशिश कर सकती थीं, इतना रखा था, मगर उनका जिंदगी गुजारने का अंदाज बहुत आज़ाद था और नौरीन को ये इसलिए कभी काबिले एतराज़ नहीं लगा था क्योंकि उनकी बेटियां हदूदो कयूद से कभी आगे नहीं बढ़ी, जो उनके लिए कभी परेशानी का बायस बनती। सो उनके इत्मीनान के लिए इतना ही काफ़ी था कि वो सिर्फ तालीमी लिहाज से बहुत अच्छी थीं, बल्कि अमेरिका में पलने बढ़ने वाली दूसरी पाकिस्तानी लड़कियों की निस्बत उनकी ज्यादा फरमाबरदार और परवाह करने वाली थीं। लेकिन उन्हें इन दोनों में और आयशा की तरबियत में तब फर्क समझ में आता जब आयशा अमेरिका उनके पास रहने के लिए आती या वो पाकिस्तान रहने आती। उन्हें ये एहसास होता कि वो बेटी की माँ है। आयशा उनके आगे पीछे फिरती थी, उनके पास बैठी रहती, उनकी बातें तवज्जो से सुनती, उनके लिए खाने बनाती और इस सब के बदले में उसे नौरीन से कुछ भी नहीं चाहिए होता था। वो ये सब आदतन करती थी और ये सब उसने उन्हीं वालदैन से सीखा था जो नौरीन के माँ बाप थे। नौरीन अपने माँ बाप की इस हवाले से बेहद एहसानमंद और ममनून थीं कि उन्होंने उसकी बेटी की सिर्फ तरबियत ही अच्छी नहीं की थी, बल्कि उसे बहुत अच्छे इदारों से तालीम दिलवा रहे थे। कि नौरीन की ख्वाहिश थी कि आयशा डॉक्टर बनती, क्योंकि उनकी बड़ी दोनों बेटियों में से किसी को मेडिसिन में दिलचस्पी नहीं थी और ना ही वो डॉक्टर बनना चाहती थी। आयशा को भी मेडिसिन में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी और शायद माँ की ख्वाहिश ना होती तो वो मेडिसिन की बजाय आर्किटेक्ट बनना चाहती। लेकिन नौरीन की ख्वाहिश को मुकद्दम समझते हुए उसने ज़िंदगी के बहुत सारे मकासद बदल दिए थे।
शायद कहीं वो अपनी माँ की वो खफगी भी दूर करना चाहती थी जो बार बार अमेरिका जाकर भी वहाँ एडजस्ट ना होने और फिर वापस आने पर वो अपनी माँ के दिल में पैदा करती रही थी। नौरीन इसलिए भी उसे मेडिसिन पढ़ाना चाहती थी क्योंकि उनका ख्याल था कि अगर आयशा को दोबारा कभी अमेरिका आना पड़ा तो उसके पास एक अच्छी प्रोफेशनल डिग्री होगी तो उसे नौकरी के मसले नहीं होंगे। मेडिकल पढ़ाने का वो ख्वाब जो नौरीन ने उसके लिए देखा था वो आयशा आबिदीन की जिंदगी का सबसे भयानक ख्वाब साबित हुआ था। वो अगली सुबह फिर उनके दरवाजे पर खड़ा था। बच्चों को स्कूल गए अभी सिर्फ घंटा ही हुआ था और इमामा ने लॉन्ड्री से कपड़े निकालकर चंद मिनट पहले ड्रायर में डाले थे। उसे आज गैराज साफ करना था और बेल बजने पर उसके बारे में सोचते हुए निकली थी तो उसने एरिक को सामने खड़ा पाया था। इमामा ने दरवाज़ा खोल दिया था लेकिन वो दरवाजे से हटी नहीं थी। एरिक ने हमेशा की तरह अपने मखसूस अंदाज में सलाम किया था जो उसने उन्हीं से सीखा था। इमामा ने सलाम का जवाब दिया लेकिन वो फिर भी वहीं खड़ी रही थी। रास्ता रोके और उस पर नजरें जमाए। आप अंदर आने को नहीं कहेंगी? एरिक ने बिलाखिर कहा। तुम स्कूल नहीं गए? इमामा ने उसका सवाल गोल करते हुए जवाबन उससे पूछा। नो, दरअसल एरिक ने चंद लम्हे कोई जवाब ढूंढने की कोशिश की, फिर वही जवाब दिया जो वो समझ रही थी। क्यों? मेरी तबीयत खराब है, एरिक ने नजरें मिलाए बगैर कहा। तबीयत को क्या हुआ? वो ना चाहते हुए भी यकदम नर्म पड़ी। मुझे लगता है मुझे कैंसर है, एरिक ने बेहद इत्मीनान के साथ कहा। वो कुछ लम्हों के लिए हक्का बक्का रह गई थी। फॉर गॉड सेक, उसने बिलाखिर अपने हवास पर काबू पाया। जो भी मुंह में आए बोल देते हो, सोचते नहीं क्या कहना है और क्या नहीं। ऐसे होता है कैंसर। वो उसे डांटती ही चली गईं। एरिक को मायूसी हुई। उसे इमामा से हमदर्दी की तवक्को थी जो पहले मिलती रही थी। आपको कैसे पता मुझे कैंसर नहीं है? उसने बिलाखिर इमामा से कहा। वो उसकी शक्ल देखकर रह गई। उसकी शक्ल बेहद मासूम थी। चॉकलेट ब्राउन चमकदार रेशमी बाल जो कंघी किए बगैर बिखरे हुए थे और इसी रंग की आंखें जो पहले शरारत से चमकती रहती थीं, अब उनमें एक उलझन भरी उदासी थी। इमामा से कोई जवाब नहीं बन पड़ा था। जवाब दे सकती थी लेकिन 11 साल के इस बच्चे को क्या जवाब देती जो पहले ही जिंदगी के सबक सीख नहीं पा रहा था। खामोशी से उसने रास्ता छोड़ा और एप्रन की डोरियां कमर के गिर्द कसते हुए दरवाजा खुला छोड़कर अंदर चली गई। एरिक ने अंदर आते हुए दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई, यूं जैसे वो उसका अपना घर था। फिर वो भी लाउंज में आ गया था। इमामा किचन काउंटर पर बेकिंग का बहुत सा सामान फैलाए खड़ी थी। वो अपने काम में मसरूफ रही। काउंटर पर पड़े सेलफोन से किसी सूरत की तिलावत हो रही थी जो वो काम करते हुए सुन रही थी। एरिक ने भी लाउंज में आकर कमरे में बुलंद होने वाली आयात की आवाज सुनी। चंद लम्हे के लिए उसकी समझ में नहीं आया। वो खड़ा रहा। बैठ जाए, बात करे ना करे। उसने जिब्रील को कई बार तिलावत करते सुना था और वो जब भी तिलावत कर रहा होता कोई और बात नहीं करता था। उसके आसपास कोई और ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता था। एरिक फैसला नहीं कर पाया कि सेल फोन पर चलने वाली तिलावत के दौरान उसे क्या करना चाहिए। उसकी ये मुश्किल इमामा ने आसान की। उसने सेल फोन पर वो तिलावत बंद कर दी। जिब्रील की आवाज है, एरिक ने जैसे तस्दीक वाले अंदाज में पूछा। हाँ, बहुत प्यारी है। इमामा इस बार मुस्कुराई। मैं भी सीखना चाहता हूं ये कुरान। एरिक ने जैसे इस सुनाई देने वाली चीज के लिए बिला आखिर मौजू लफ्ज तलाश किया। इमामा खामोश रही। मैं सीख सकता हूं क्या? उसने इमामा को खामोश पाकर सवाल किया, एक और अजीब सवाल। इमामा ने सोचा कभी कभी इसके सवाल भी मुश्किल में डाल देते हैं। उसे गलत फहमी थी कि उसे मुश्किल में डालने वाले सारे सवाल सिर्फ हुमैन के पास ही थे। दिलचस्पी हो तो सब कुछ सीखा जा सकता है।
उसने अपने जवाब को हत्तउल मकदूर मुनासिब करके पेश किया। आप सिखा सकती हैं। उसका अगला सवाल इससे भी ज्यादा घुमा देने वाला था। नहीं, मैं नहीं सिखा सकती, इमामा ने दो टोक अंदाज में कहा। वो मतलब समझा था, नियत नहीं। जिब्रील सिखा सकता है। उसने मतबादल हल पेश किया। वो बहुत मसरूफ है, उसे हाई स्कूल खत्म करना है इस साल। इमामा ने जैसे बहाना पेश किया। मैं इंतजार कर सकता हूं। एरिक के पास भी मतबादल हल था। इमामा ने इस बार इस गुफ्तगू से बचने के लिए एक कैबिनेट खोलकर कुछ ढूंढना शुरू किया। एरिक ने इस मौजूए गुफ्तगू में उसकी अदम दिलचस्पी महसूस करते हुए मौजू बदलने की कोशिश का आगाज किया। हुमैन अपने बेडरूम में क्यों नहीं ले गया इसे? वो अब लाउंज के दरमियान रखी मेज पर पड़ी हुमैन की स्पेलिंग बी की ट्रॉफी की तरफ मतवज्जो था। इमामा ने पलटकर उसे देखा। आज उसके कुछ दोस्त मदऊ हैं यहां घर पर, उन्हीं को दिखाने के लिए रखी है। उसने अंडों की टोकरी से एक अंडा निकालते हुए जवाब दिया। ओ, पार्टी है। एरिक ने खुशी का इजहार किया, या कम से कम खुश दिखाई देने की कोशिश की। मैं इनवाइटेड हूं क्या? उसने अगले जुमले को फिर सवाल में बदला। वो एक प्याले में अंडे तोड़कर डालते डालते रुकी। तुम पहले ही यहां हो। खुश मिजाजी से कहे गए इस जुमले में ऐसा कुछ नहीं था जो एरिक को बुरा लगता, लेकिन उसे बुरा लगा था। आपको मेरा यहां आना अच्छा नहीं लगता? लाउंज के दरमियान में खड़े खड़े उसने इमामा से पूछा। झूठ बोलकर आना अच्छा नहीं लगता। इस बार उसके जवाब ने चंद लम्हों के लिए एरिक को लाजवाब किया। उसने होंठ काटते हुए इमामा को देखा, फिर उस ट्रॉफी को देखा जो दरमियानी सेंटर टेबल पर पड़ी थी। उसे अंदाजा था कि वो किस झूठ का जिक्र कर रही थी, और उसे यह भी पता था कल रात होने वाले वाकया के बाद इमामा उससे ये जरूर कहती। वो उसे अच्छी तरह जानता था, कम से कम इतना तो। अंडे फेंटते हुए इमामा ने एक उचटती नजर उस पर डाली। रेड टी शर्ट और नीली जीन्स के साथ, जॉगर्स पहने बिखरे बालों के साथ, सर झुकाए दोनों हाथ जीन्स की जेबों में डाले, एक जॉगर की नोक से फर्श को रगड़ते हुए। वो पता नहीं गहरी सोच में था या शर्मिंदगी में। इमामा को बेख्तियार उस पर तरस आया। नाश्ता किया है? वो पूछे बगैर नहीं रह सकी थी। एरिक ने नफी में सर हिलाया। इमामा ने उससे ये नहीं पूछा था कि वो नाश्ता करेगा या नहीं। वो उसके लिए नाश्ता बनाने लगी थी। एरिक को भी पता था वो क्या कर रही है। आप मुझे पेटी बना दें। वो जानती थी वो पराठा खाना चाहता था। वो उनके घर कई बार पराठा खा चुका था। मैं इसे वहां लगा देता हूं। एरिक ने दरमियानी सेंटर पर ट्रॉफी के बराबर में पड़े सर्टिफिकेट को उठाते हुए उसे दीवार पर लगाने की पेशकश की। वो जैसे अपने और इमामा के दरमियान मुलाकात के शुरू में ही आने वाली तलखी को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मत लगाओ, इमामा ने उसे रोका। क्यों? उसने उलझ कर पूछा। आपको फख्र नहीं है हुमैन पर? वो उसकी बात पर किचन में काम करते करते हंसी। वो उससे ये नहीं कह सकी कि अगर वो अपने बच्चों को सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफियां और एजाजात को अपने घर की दीवारों पर लगाती तो उसके घर में कोई जगह खाली ना बचती। अल्लाह ताला ने उसे ऐसी ही काबिल औलाद दी थी। हुमैन के पापा को पसंद नहीं है ये। उसने पराठे के लिए पेड़ा बनाते हुए कहा। क्यों? वो मुतजस्सिस हुआ। ये अपने कारनामों की निशानियों को हर वक्त दीवारों पर लटका देखेंगे आते जाते हुए, तो उनके दिमागों को सातवें आसमान से कैसे नीचे उतारेंगे हम? उसे सालार की बात याद आई थी जो उसने पहली बार जिब्रील के किसी सर्टिफिकेट को दीवार पर लगाने की इस कोशिश के जवाब में कही थी। कोई कितनी भी बड़ी अचीवमेंट वाला दिन हो, 24 घंटे के बाद माजी बन जाता है, और माजी के ढंडोरे पीटने वाले लोग कभी मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते। उसने सालार की बात मनोअन दोहराई थी। पता नहीं एरिक की समझ में आई या नहीं, लेकिन उसने मजीद किसी सवाल के बगैर वो सर्टिफिकेट उसी मेज पर रख दिया था। मिसिस सालार, आप मुझे पसंद नहीं करती। वो उसके अगले सवाल पर बुरी तरह चौंकी। सब तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, फिर मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं करूंगी? उसने बड़े तहम्मुल से जैसे उसे समझाया।
आप मुझे अडॉप्ट कर सकती हैं? अगला सवाल इतना अचानक था कि वो पराठा भूलकर उसकी शक्ल देखने लगी। वो बेहद संजीदा था। चंद लम्हों के लिए उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। फिर वो हंस पड़ी थी। एरिक को उसकी हंसी अच्छी नहीं लगी। एरिक, तुम्हारी मम्मी है, 2 बहन भाई हैं, एक फैमिली है, प्लीज। एरिक ने कुछ बेताबी से उसकी बात काटकर जैसे प्लीज कहकर उसकी मिन्नत की थी। तुम्हारी मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है एरिक। वो कभी भी तुम्हें किसी दूसरे को नहीं देंगी और तुम्हें उनके होते हुए किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। इमामा ने उसे समझाने की कोशिश की थी। मम्मी के पास एक बॉयफ्रेंड है, वो जल्द ही उनसे शादी भी कर लेंगे। क्या आप तब मुझे अडॉप्ट कर सकती हैं? उसने जैसे इस मसले का भी हल निकाला था। तुम क्यों चाहते हो हमारे पास आना? वो पूछे बगैर नहीं रह सकी। क्यों? ये मुझे घर लगता है। बहुत मुख्तसर जुमले में उस बच्चे का हर नफ्सियाती मसला छुपा था। वो किस तलाश में कहां कहां फिर रहा था। इमामा का दिल और पिघला। मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका कोई हल नहीं होता, चाहे अक्ल की हर कुंजी लगा लें। कुछ ताले नहीं खुलते। तुम अपनी मम्मी को छोड़कर हमारे पास आना चाहते हो, यह तो अच्छी बात नहीं है। इमामा ने जैसे जज्बाती ब्लैकमेलिंग की कोशिश की थी। मम्मी मुझे छोड़ देंगी, मैंने आपको बताया है ना, उनका बॉयफ्रेंड है। एरिक के पास इस जज्बाती हरबा का जवाब था। वो शादी कर लें, बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगे, कुछ भी हो, तुम उनके बेटे ही रहोगे। तुमसे उनकी मोहब्बत कम नहीं होगी। वो तुम्हें और तुम्हारे दोनों बहन भाइयों को अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकती। उसने कैरोलिन की वकालत करके एरिक की मायूसी को जैसे और बढ़ाया। मैं इनाया से शादी करना चाहता हूं। उसके अगले जुमले ने इमामा का दिमाग जैसे घुमा दिया था। वो अगले कई लम्हे बोल ही नहीं सकी थी। वो उन लोगों से अटैच्ड था, उन लोगों को पसंद करता था, लेकिन वो इस तरह, इस अंदाज में उनके खानदान का हिस्सा बनने का सोच सकता था, इसका अंदाजा उसे नहीं था। कभी नहीं हो सकता। उसने बिलाखिर उससे कहा। क्यों? वो बेताब हुआ। तुम अभी इस तरह की बातें करने के लिए बहुत छोटे हो। उसे इससे ज्यादा मुनासिब जवाब नहीं सूझा था। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब शादी कर सकता हूं उससे। नहीं, इस बार उसने साफ गोई से कहा। क्यों? वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उससे शादी क्यों करना चाहते हो तुम? वो पूछे बगैर नहीं रह सकी। क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूं। लेकिन हो सकता है वो तुम्हें इतना पसंद ना करती हो कि तुमसे शादी करने पर तैयार हो जाए। एरिक के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। क्या उसने आपसे ऐसा कहा? उसने एक बचकाना सवाल किया था। नहीं, उसने मुझसे नहीं कहा। वो बहुत छोटी है। तुम्हें पसंद या नापसंद करने के बारे में वो अभी सोच भी नहीं सकती। लेकिन ये मैं तुमसे कह रही हूं एरिक, कि इस तरह की बातें करना और सोचना छोड़ दो, वरना शायद हमारे लिए तुमसे मिलना जुलना मुमकिन नहीं रहेगा। वो ना चाहते हुए भी कुछ तुर्श हुई थी और ये जरूरी था। वो नहीं चाहती थी वो ऐसी कोई बात इनाया से भी करे। आप मुझसे खफा ना हो। अगर आप ऐसा नहीं चाहती तो मैं इनाया से शादी नहीं करूंगा। लेकिन मैं उससे प्यार करता हूं। एरिक उसकी खफगी से कुछ परेशान हुआ, लेकिन फिर भी उसे अपने दिल की कैफियत बताए बगैर नहीं रह सका। वो बेख्तियार लंबी सांस लेकर रह गई। वो इस मुआशरे के वो चैलेंजेस थे जो उस समय हर मुसलमान मां को डराते थे। तुम क्या कर सकते हो इनाया के लिए? उसने बेहद संजीदगी से एरिक से पूछा। सब कुछ। उसे वही जवाब मिला जिसकी उसे तवक्को थी। ओके, फिर स्कूल जाओ, बाकायदगी से दिल लगाकर पढ़ो, अपना कोई करियर बनाओ। इनाया किसी ऐसे लड़के को तो कभी पसंद नहीं कर सकती जो बाकायदगी से स्कूल ना जाता हो, अपनी मां की बात ना मानता हो, अपने छोटे बहन भाइयों की परवाह ना करता हो, जो स्टडीज को संजीदगी से लेता ही ना हो और फिर झूठ बोलता हो। एरिक का चेहरा सुर्ख हो गया। इमामा ने जैसे
2 सेकंड्स में उसकी जिंदगी की पहली मोहब्बत का तियापांचा कर दिया था। वहां एकदम खामोशी छाई थी। इमामा अब भी किचन में काम में मसरूफ थी। एरिक का नाश्ता तैयार करके उसने टेबल पर रख दिया था। वो बहुत देर खामोश रहा। फिर उसने इमामा से कहा, मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा। ये बहुत अच्छा होगा एरिक, लेकिन इसके साथ तुम्हें एक और वादा भी करना है मुझसे। क्या? वो उलझा। जब तक तुम हाई स्कूल पास करके यूनिवर्सिटी में नहीं चले जाते, तुम इनाया से इस तरह की कोई बात नहीं करोगे। मैं नहीं चाहती वो तुमसे मुकम्मल तौर पर खफा हो जाए। मैं वादा करता हूं, मैं ऐसा ही करूंगा। एरिक ने भी इस संजीदगी से इमामा से कहा था, जिस संजीदगी से वो उससे बात कर रही थी। वो अपना छुरी और कांटा पकड़े कुर्सी पर बैठा पराठा खाने की तैयारी में था। और जब तक तुम यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच जाते, हम दोबारा इस इशू पर बात नहीं करेंगे। मोहब्बत, शादी, इनाया। इमामा ने जैसे इन 3 चीजों के गिर्द रेड जोन लगाते हुए उससे कहा था। वो मामूल की तरह ये बात भी मान गया था। इमामा का ख्याल था उसने हिफाजती बंद बांध दिया था। थोड़ा अरसा मजीद गुजर जाने पर वो अपने बाप की मौत को भूल जाने के बाद ठीक हो जाता। उससे इनाया और उससे मुतल्लिका होने वाली सारी गुफ्तगू भूल जाता। उसने एरिक की इस बातचीत को एक अमेरिकन बच्चे की बचगाना गुफ्तगू से ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। उसे अंदाजा नहीं था एरिक एक आम अमेरिकन बच्चा नहीं था। एहसन साद का बाप इस बात पर हमेशा फख्र करता था कि उसका बेटा आज के ज़माने में पाकिस्तान के बेहतरीन इंग्लिश मीडियम और को एजुकेशन इदारों में पढ़ने के बावजूद एक सच्चा और पक्का मुसलमान था। दाढ़ी रखता था, 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ता था, हज और उम्रे की सआदत अपने शौक से हासिल कर चुका था, लड़कियों से कोसों दूर भागता था, किसी ऐसी सरगर्मी में मुलविस नहीं था जो हराम थी, और माँ बाप का फर्माबरदार था। दिन को दिन और रात को रात कहने वाली सआदतमंदी, और इसके साथ साथ पढ़ाई में शुरू से अब तक उसने स्कॉलरशिप हासिल की थी। सिर्फ वही नहीं, उनकी दोनों छोटी बेटियां भी जो बड़े भाई ही की तरह दीनी तौर पर बाअमल होने के साथ साथ पोजीशन होल्डर थीं। साद और उसकी बीवी इस बात पर जितना फख्र करते वो कम था, और ये फख्र वो बरमला लोगों तक पहुंचाते भी थे। उनके हल्का अहबाब में ज्यादातर लोग उन्हीं की तरह कंजर्वेटिव और मजहबी थे, लेकिन कम लोग ऐसे थे जिनके बच्चे उनके बच्चों की तरह लायक फायक होते। और इससे भी बढ़कर ये कि वालदैन के इतने फरमाबरदार होते। उनका घर उनके सोशल सर्कल में एक आइडियल घर समझा जाता था। ऐसा आइडियल घर जैसा घर और फैमिली सब बनाना चाहते, लेकिन ये सिर्फ उसकी माँ का खानदान था जो इस आइडियल घर की खोखली बुनियादों से वाकिफ था, और एहसन साद के बाप को पसंद नहीं करता था। साद ने एक बहुत अमीर और अच्छे खानदान में शादी की थी, लेकिन इसके बाद उसने अपनी बीवी को एक अच्छी और नेक मुसलमान औरत बनाने के लिए जो कुछ किया था वो उसके खानदान से पोशीदा नहीं था। अगर शादी के पहले ही साल एहसन पैदा ना हो गया होता तो उसकी बीवी के माँ बाप अपनी बेटी की अलहदगी करवा चुके होते। कई बार एहसन की पैदाइश के बाद भी मामलात इस हद तक जाते रहे कि तलाक हो जाती, लेकिन साद और उसके घर वालों का शोर शराबा हमेशा उन्हें कमजोर कर देता। साद अपनी बीवी को एक बाहिजाब, फर्माबरदार, दीन से करीब और दुनिया से दूर रहने वाली बीवी बनाना चाहता था, और ये वो मुतालबा था जो वो मजहब का नाम इस्तेमाल करते हुए करता था। साद में इसके अलावा कोई खराबी नहीं थी कि वो अपनी बीवी को इस सांचे में ढालने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर सकता था, गालम गलोच से लेकर मार कुटाई तक, और माँ बाप के घर जाने पर पाबंदी लगाने से घर में कैद कर देने तक। और खानदानों के बड़े जब भी इन मसाइल पर इकट्ठे हुए, साद अपने हर रवैये का जवाज इस्लाम से लेकर आता। वो शौहर था, बीवी को अपने तरीके से इख्तियार करवाना नहीं चाहता था, इस्लामी तरीके पर रखना चाहता था। क्या बीवी का खानदान अपनी बेटी को बेराह रो देखना चाहता था?
उसकी बीवी के मैके वालों के पास हजारों दलीलों के बावजूद साद के कुरानो हदीस और मजहबी हवालों का जवाब नहीं था। वो रोशन ख्याल पढ़े लिखे थे, मगर उनके पास सिर्फ दुनियावी तालीम थी। उनके पास दीन का इल्म होता तो वो साद के कुरानो हदीस के हवालों का स्याको सबाक भी उसे बता देते। साद की बीवी उससे उम्र में छोटी थी और हर बार उसके घर वाले उसे कुछ और वक्त सब्र और बर्दाश्त के साथ गुजारने का कहते और साद की कुछ और फर्माबरदारी इख्तियार करने की नसीहत करते। उन सब का ख्याल था वक्त गुजरने और बच्चे होने के साथ साथ साद बदलता जाएगा। वक्त बदलने के साथ साद नहीं बदला था। उसकी बीवी बदलती चली गई थी। उसने ज़हनी तौर पर यह मान लिया था कि वो शादी से पहले वाकई इस्लाम से दूर थी और दीन की तालीमात वही थीं जो साद उसके कानों में डालता था, और उसे वाकई वही करना चाहिए जो उसका शौहर कहता था। वैसा पर्दा, वैसी खिदमत, वैसी फर्माबरदारी। एक स्टेज वो आ गया था जब दोनों मियाँ बीवी सोच के हिसाब से एक जैसे हो गए थे। उसकी बीवी भी साद की तरह लोगों पर अपने फतवे नाफिज करने लगी थी। वो दूसरों के बारे में अपने फतवों का खुला इजहार करती थी। वो किसी की जरा भी ऐसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी जो उसे गैर इस्लामी लगती। उनका ख्याल था इस्लाम उन्हें इसका हुक्म देता था कि जो इल्म उनके पास है वो दूसरों तक पहुंचाएं। जो खिलाफ इस्लाम काम वो रोक सकते हैं उसे रोक दें। जिसे बुरा कह सकते हैं उसे बुरा ना कहें, बल्कि सबके सामने इस तरह मतून करें कि अगला शर्म से पानी पानी हो जाए। इस्लाम में हुक्म के अलावा हिकमत नाम की भी एक चीज है। वो उससे नावाकिफ थे। वो मियाँ बीवी इस बात पर शुक्र अदा करते थे अल्लाह ने उन्हें ये तौफीक अता की कि वो लोगों को खींच खींच कर मजहब की तरफ ला रहे थे, राहे हिदायत की तरफ रागिब कर रहे थे। उन दोनों की अज़दवाजी जिंदगी में अगर किसी बात पर उनका कभी इत्तफाक हुआ था तो वो सिर्फ यही एक बात थी। उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान किसी और चीज पर जिंदगी में कभी इत्तफाक नहीं हुआ था। मगर साद की बीवी हर उस चीज पर जो उसके शौहर को नागवार गुजरती थी सिर्फ खामोश रहना सीख गई थी। खामोशी इख्तियार ना करने और इख्तलाफ राय करने का नतीजा वो शादी के इब्तदाई सालों में बहुत बुरी तरह भुगत चुकी थी। उसके और साद के दरमियान इतने साल गुजर जाने के बावजूद, इस कदर मजहबी हम आहंगी के बावजूद मोहब्बत नहीं थी। लेकिन 80% पाकिस्तानी जोड़ों की तरह वो इसके बगैर भी रिश्ता तो चलाते ही आ रहे थे। अगर एक दूसरे से मोहब्बत ना होने ने उनके लिए साथ रहना मुश्किल बनाया था तो इस मुश्किल को आसान इस मुश्तरका नफरत ने कर दिया था जो वो मियाँ बीवी हर उस शख्स से करते थे जो उनकी जिंदगियों और जहनों में मौजूद इस्लाम के तसव्वुर पर पूरा नहीं उतरता था। वो दोनों मियाँ बीवी अपने खानदान और हल्का अहबाब में पसंद नहीं किए जाते थे। हालांकि उन दोनों का ख्याल था कि वो दोनों बेहद खुश इखलाक और सबकी ज़रूरत में उनके काम आने वाले थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस्लाम के इस कटर तसव्वुर ने जो वो दूसरों पर ठोंसना चाहते थे, लोगों के लिए उनको किसी ना किसी हद तक नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया था। वो इस नापसंदीदगी से नावाकिफ नहीं थे, लेकिन उनका ख्याल था, बल्कि उन्हें यकीन था वो नेकी की बात फैलाने वाले हैं और अगर इसकी वजह से लोग उनसे कटते हैं तो अल्लाह उन्हें इसका अजर देगा। एहसन साद ने एक ऐसे घर में परवरिश पाई थी जहां पर उसके माँ बाप ने उसे लोगों को इसी कसौटी पर परखना सिखाया था जिन पर वो खुद दूसरों को परखते थे। उसने माँ बाप के दरमियान हर तरह का झगड़ा बचपन में ही देख लिया था और उसने सीखा था कि शौहर और बीवी का ताल्लुक ऐसा ही होता है और होना चाहिए, हाकिम और महकूम का, बरतर और कमतर का, कफील और मकफूल का, इज्जत और एहतराम का नहीं, प्यार और मोहब्बत का भी नहीं। मर्द की सारी इज्जत और गैरत
उसके घर की औरत के किरदार और अमल से डूबती है, उसके अपने अमल और किरदार से नहीं। एक अमेरिकन नेशनल और वहां से आला तालीम याफ्ता बाप ने एहसन साद को जो पहला सबक पढ़ाया था वो यही था। एहसन साद को कुछ चीजें शदीद नापसंद थी। नापसंदीदगी एक छोटा लफ्ज था। यह कहना ज्यादा मुनासिब था कि उसे कुछ चीजों से नफरत थी, और इन चीजों की फहरिस्त में मॉडर्न औरत और अमेरिका सर्रे फहरिस्त थे। बाप की तरह वो दुनिया में तमाम इंतशार और गुनाह की वजह इन्हीं को करार देता था। वो एक बेहद लिबरल स्कूल में को एजुकेशन में ए लेवल्स कर रहा था, लेकिन वो वहां अपने साथ पढ़ने वाली हर उस लड़की को आवारा समझता था जो हिजाब में नहीं थी। माँ बाप की तरह वो भी यही समझता था कि वो सब लड़कियां लड़कों को दावते गुनाह देती हैं, जानबूझकर अपनी तरफ रागिब करती हैं। उसकी अपनी दोनों बहनें इसके बरअक्स को एजुकेशन से नहीं पढ़ी थी, मगर एहसन साद को शुरू से ही ऐसे स्कूल्स में पढ़ाया जाता रहा जहां को एजुकेशन थी, जहां उसका वास्ता हर किस्म की लड़कियों से पढ़ता था। और बाप को उसे मिसाली बनाकर पेश करने के लिए ये एक और मिसाल मिल गई थी। उसका बेटा को एजुकेशन में पढ़ने के बावजूद गर्लफ्रेंड के मफहूम से भी वाकिफ नहीं था। ये इस मुनाफिकत की एक और झलक थी जो साद के अपने अंदर मजहब और मजहब की हदूद को नाफिज करने के हवाले से थी। एहसन साद और उसकी दोनों बहनों की जिंदगी समाजी तौर पर जितनी महदूद की जा सकती थी, साद और उसकी बीवी ने कर रखी थी। उनकी जिंदगी की वाहिद तफरीह पढ़ना था, वाहिद खुशी अच्छे ग्रेड लेना था, वाहिद दिलचस्पी मजहबी किताबें पढ़ना था, वाहिद मकसद आखिरत में सरखुरुई थी, वाहिद हॉबी वालदैन की खिदमत था। और इस सब में वो दुनिया को एक लानत के तौर पर समझती थी, और हर वो चीज जो दुनिया की तरफ खींचती थी वो शैतानी थी। वो एक परफेक्ट डिसफंक्शनल फैमिली थी जिसमें माँ बाप ने अपने खराब अज़दवाजी ताल्लुक से पैदा होने वाले नकाइस और खामियों को मजहब के कंबल से उसे ढककर अपने आप को पाक कर लिया था, ताकि कोई उनकी इबादतों इल्म से आगे बढ़कर उनसे बात ना कर सके। उनकी सारी बशरी कमजोरियां और खामियां नमाज, रोज़ों और दूसरी इबादतों में छुप जाएं। सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस घर में रहने वाले किसी फर्द को यह एहसास ही नहीं था कि उनमें बहुत से नकाइस थे। उनमें से हर एक अपने आप को परफेक्ट समझ रहा था, दूसरों के लिए एक रोल मॉडल, अल्लाह से करीब। एहसन साद भी अपने आप को कामिल समझता था, सब बुराइयों से मुबर्रा, सब अच्छाइयों का मंबी। उस पर अपने बाप की सोच और किरदार की गहरी छाप थी, जो उससे इश्क करता था क्योंकि वो उसकी वाहिद नरीना औलाद थी। एहसन साद ने बाप से बहुत कुछ विरासत में लिया था, शक्लो सूरत, जहानत, मिजाज, आदात। लेकिन जो सबसे बुरी चीज एहसन साद ने बाप से ली थी वो मुनाफिकत थी। उसकी पहचान ना रखते हुए भी उसे मॉडर्न औरत और अमेरिका से नफरत थी। वो उन्हें गुनाह और बुराई की जड़ समझता था, और वो एक मॉडर्न औरत से शादी करना चाहता था जिसके पास अमेरिकन शहरियत भी हो, और वो अमेरिका में आला तालीम भी हासिल करना चाहता था। उसका बाप ठीक कहता था, एहसन जिस चीज की भी तमन्ना करता था वो उसे मिल जाती थी। ये दोनों चीजें भी उसे मिलने वाली थी। उसकी खुशकिस्मती एक और खानदान की बदकिस्मती में बदलने वाली थी। तुम्हें पता है जेबी, लड़कियां तुम्हें हॉट समझती हैं। एक लम्हा के लिए डिनर टेबल पर खामोशी छा गई थी। वो ऐसा ही गैर मुतवक्को जुमला था जो हुमैन ने पास्ता खाते हुए अपने 13 साला बड़े भाई के गोश गुजार किया था। इमामा, सालार, इनाया और रईसा ने बैक वक्त हुमैन को देखा, फिर जिब्रील को जो सुर्ख हुआ था। वो शर्मिंदगी नहीं, गुस्सा था जो हुमैन के इन बेलाग तबसरों पर अक्सर आ जाता था। वो मुझे भी कूल कहती हैं, लेकिन तुम्हें तो हॉट समझती हैं। किस कदर अफसोस की बात है ना।
उसने माँ बाप की नज़रों की परवाह की थी, ना ही जिब्रील के सुर्ख होते हुए चेहरे की। उसने अपने तबसरे के बाद अपनी बात जारी रखते हुए लड़कियों की नज़र में अपने स्टेटस पर अफसोस का इजहार भी इसी सांस में किया था। विल यू प्लीज शट अप? तुम खामोश नहीं रह सकते? जिब्रील ने इस दफा कुछ सख्त लहजे में उसे रोकने की कोशिश की। माँ बाप की मौजूदगी का लिहाज करते हुए उसने उसे शट अप कहने की बजाय इन दो लफ्जों को तोड़कर बिला वास्ता उसे टोका। ओ वन मोर ट्विस्टर। हुमैन ने यूं जाहिर किया जैसे उसने उसे कोई बड़ा ही मुश्किल लफ्ज कह दिया था जिससे वो वाकिफ ही नहीं था। हुमैन, इस बार इमामा ने उसे तंबीह की। वो दोपहर में होने वाली इस पार्टी को भुगता कर बैठी थी जो हुमैन ने अपने क्लास फेलोज को दी थी। मैं गलत नहीं कह रहा मम्मी, हुमैन ने उसकी तंबीह को जैसे हवा में उड़ाया। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरी जानने वाली हर लड़की का जिब्रील पर क्रश है। जिब्रील ने इस बार हाथ में पकड़ा हुआ कांटा प्लेट में रख दिया, पर यह जैसे उसके सब्र के पैमाने के लबरेज हो जाने की निशानी थी। यहां तक कि मेरी गर्ल फ्रेंड्स भी। फ्रेंड्स? सालार ने टोका। जो भी हो, उसने इसी अंदाज में बात जारी रखी। मैन, यू आर सो लकी। हुमैन ने इस बार जिब्रील को रश्क भरी नजरों से देखा। इमामा अपनी बेइंतहा कोशिश के बावजूद अपनी हंसी पर काबू नहीं पा सकी। उसे हुमैन की गुफ्तगू से ज्यादा जिब्रील के रद्द-ए-अमल पर हंसी आ रही थी, जिसकी अब कान की लोएं तक सुर्ख होना शुरू हो गई थीं। वो मां के हंसने पर कुछ और जुज़बुज़ हुआ था। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, कौन सी चीज है जो उसे लड़कियों में पॉपुलर करती है? सालार ने सूरत हाल को संभालने की कोशिश की। उसने बड़ी संजीदगी से हुमैन से यूं सवाल किया जैसे ये कोई बड़ा फलसफियाना सवाल था। मैं इस बारे में पहले ही सोच चुका हूं। हुमैन ने अपने कांटे की नोक पास्ता के दरमियान फेरते हुए सालार के फलसफियाना सवाल का इसी फलसफियाना अंदाज में जवाब देने की कोशिश की। इसकी बहुत सी रीजन है। लड़कियां उन लड़कों को पसंद नहीं करती जो बहुत बोलते हैं, और जेबी बिल्कुल बात नहीं करता। और सालार ने सलाद का एक टुकड़ा खाते हुए आगे बोलने की तरकीब दी। और लड़कियां उन लड़कों को पसंद करती हैं जो लिए दिए रहते हैं, और जेबी में ये बात भी है। उसने अपने भाई का तज्जिया करना शुरू कर दिया था। और लड़कियों को वो लड़के अच्छे लगते हैं जो उनकी कभी ना खत्म होने वाली बातें सुन सकते हों, और जेबी सबकी बातें सुनता है, ख्वाह वो कितनी ही बेवकूफाना हो। इस बार सालार को भी हंसी आई, जो उसने गला साफ करके छुपाई। इनाया और रईसा चुपचाप खाना खाते हुए हुमैन के जुमले सुनती, फिर जिब्रील के तासुरात देखती। वो बड़ा भाई था, ये छोटा भाई था, और वो समझ नहीं पा रही थी कि वो इस काबिले एतराज गुफ्तगू में हिस्सा कैसे लें। और लड़कियां उन लड़कों को पसंद करती हैं जो गुड लुकिंग हो। हुमैन इस तरह रवानी से कहते हुए इस बार अटका। और यहां मेरे और जेबी के दरमियान मुआजना किया जाए तो हम दोनों हर लिहाज से यकसा गुड लुकिंग हैं। उसने बात फिर घुमाई। इस बार बिलाखिर जिब्रील ने उसे टोका। तुम्हें पता है हुमैन, लड़कियां उन लड़कों को पसंद करती हैं जो इडियट नहीं होते। उसका इशारा हुमैन समझ गया था। हां, ये इसी सूरत मुमकिन है कि लड़कियां खुद अहमक ना हो। पापा, इस बार इनाया ने सालार को पुकारा था। उसने हुमैन के तबसरे पर एहतजाज किया था। तुम इन दोनों लड़कियों के बारे में क्या कहोगे? सालार ने बेहद संजीदगी से उससे पूछा। तीन कहें बाबा, आप मम्मी को लड़कियों की सफ से क्यों निकाल रहे हैं? हुमैन ने सवाल का जवाब अब गोल किया और बेहद मासूमियत से सालार से पूछा। वो स्मार्ट नहीं था, सुपर स्मार्ट था, होशियार और मौका शनास था। बात कहना, बदलना, संभालना इस उम्र में भी जानता था। हुमैन, बस कर दो। इमामा ने इस बार अपनी हंसी पर काबू पाते हुए उससे कहा। उसकी वाकई समझ में नहीं आया था वो उसे डांटे या उसकी बातों पर हंसे। वो जो भी कह रहा था गलत नहीं था। जिब्रील 13 साल की उम्र में भी अपने कदकाठ की वजह से बड़ा लगता था।
वो हुमैन की तरह ज्यादा दुबला पतला नहीं था। हुमैन ठीक कह रहा था कि लड़कियां उसे हॉट समझती थीं। जो एक बात हुमैन ने लड़कियों को उसे पसंद करने की वजूहात में नहीं गिनवाई थी, वो उसकी खूबसूरत आवाज थी, जो अब आहिस्ता आहिस्ता भारी मर्दाना होने लगी थी। उसकी आंखें सालार की आंखें थीं, बड़ी, स्याह और बेहद गहरी। वो उसी की तरह बेहद मुतहम्मिल मिजाज था। हुमैन की तरह बेमकसद बोलने की आदत नहीं थी उसे, और वो अगर लड़कियों में मकबूल था तो उसकी वजह यह थी कि वो सब के लिए एक पहेली था। हुमैन की शख्सियत मकनातीसी थी। हुमैन को अपने चार्म का पता था और वो इसका सही वक्त पर इस्तेमाल करना जानता था। जिब्रील अपनी कशिश से बेखबर था और उसे इस कशिश को इस्तेमाल करने में दिलचस्पी थी भी नहीं। लेकिन दुनिया में अगर कोई खामोशी और मुतहम्मिल मिजाजी के इस पहाड़ पर शगाफ डालकर उसे बरहम कर सकता था तो वो हुमैन था। जेबी को तंग करना उसकी जिंदगी का दिलचस्प और पसंदीदा तरीन काम था। वो उसे भाई कहना 1 साल पहले छोड़ चुका था, क्योंकि उसका ख्याल था जेबी कहना कूल था, भाई कहना कूल नहीं था। और हुमैन की जिंदगी की तरजीहात में से एक ये थी कि वो हर चीज में से कूलनेस निकालता था। बाबा, जब मैं स्पेलिंग बी जीत कर आऊंगी तो मैं भी अपने सारे क्लास फेलोज को बुलाऊंगी। रईसा ने इस गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए सालार को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। उसका जहन पिछली शाम से इस एक ट्रॉफी के हसूल में अटका हुआ था, जो उस घर में 3 बार आ चुकी थी, और अब असूली तौर पर उसे चौथी बार लाने की जिम्मेदारी उसके कंधे पर खुद ब खुद आती थी। वो जिब्रील के बाद इस घर की सबसे जिम्मेदार और बल्कि जरूरत से ज्यादा जिम्मेदार बच्ची थी। वो जिब्रील की तरह खुद हर काम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की कोशिश करती थी और फिर पूरी लगन और तनदही से इस काम को करने में मसरूफ हो जाती थी। वो इन तीनों की तरह गैर मामूली ज़हीन नहीं थी, लेकिन अब वो 1.5 साला चुन्नी भी नहीं रही थी, जो गूंगी ना होते हुए भी बोल ही ना पाती। इमामा के साथ साथ इन तीनों ने भी कम जहानत रखने वाली रईसा को ज़हीन बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी, और अब वो कारनामा अंजाम देने के लिए बेताब थी जो इन तीनों ने किया था। नेशनल लेवल के इस मुकाबले को जीतकर चौथी बार ट्रॉफी इस घर में लाने का, इस सारी लाइमलाइट का फोकस बनने का, जो उसने अपने बहन भाइयों को इन फतूहात के बाद मिलते देखी थी। रईसा सालार जिंदगी में कोई बड़ा काम करना चाहती थी। बाबा, मुझे आपको हुमैन के बारे में कुछ बताना है। रईसा की मिनमनाती आवाज पर सालार बैरूनी दरवाजे से निकलते निकलते ठठक गया। अपनी फ्रॉक पर लगी एक तितली का पर मरोड़ते हुए वो उसके अकब में खड़ी थी। वो इस वक्त वॉक के लिए निकल रहा था और रईसा उसको हमेशा की तरह दरवाजे तक छोड़ने आई थी, लेकिन उसको खुदा हाफिज कहकर दरवाजा बंद नहीं किया था। उसने कुछ सरगोशी नुमा मिनमिनाती आवाज में सालार से जो कहा था, इस पर सालार को अचंबा हुआ था। वो कभी किसी की शिकायत नहीं करती और हुमैन की शिकायत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो हुमैन की सबसे बड़ी राजदां थी। रईसा के बारे में यह ख्याल सिर्फ सालार का ही नहीं बल्कि उसके ख़ानदान के हर शख्स का था, क्योंकि उसे हुमैन के बारे में बहुत सी वो बातें भी पता होती थीं जो घर में किसी दूसरे शख्स के इल्म में नहीं होती थीं। दरवाजे की नाप पर हाथ रखे सालार ने कुछ गौर और हैरानी से उसे देखते हुए पूछा, क्या बताना है? रईसा ने जवाब देने की बजाय पलटकर लाउंज की तरफ देखा, जहां से हुमैन की आवाज आ रही थी। वो इमामा से बातें कर रहा था। कुछ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, रईसा ने इसी सरगोशी नुमा आवाज में सालार से कहा। इस बार सालार ने उसका हाथ पकड़ा और दरवाजा खोलकर बाहर जाते हुए उससे कहा, आओ हम वॉक के लिए चलते हैं। उसे अंदाजा हो गया था वो घर के अंदर हुमैन के बारे में बात करते हुए झिझक रही है। वजह जो भी हो, रईसा चुपचाप उसके साथ बाहर निकल आई थी। मौसम इंतहाई खुशगवार था और उनकी रिहायशी कॉलोनी के कुछ और अफराद भी इस वक्त सड़क पर वॉक करने में मसरूफ थे।
वो दोनों भी सड़क के किनारे किनारे चलने लगे। तो हुमैन के बारे में तुम क्या बताना चाहती हो? 5-10 मिनट की वॉक और इसके साथ हल्की फुल्की गपशप के बाद सालार ने उससे कहा। रईसा ने फौरी तौर पर कुछ जवाब नहीं दिया, जैसे वो किसी सोच में पड़ गई हो। आई एम नॉट श्योर, उसने कहा। कुछ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे बताना चाहिए या नहीं। वो हमेशा इसी तरह बात करती थी, हर लफ्ज बोलने से पहले 10 दफा तोल कर। तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, सालार ने जैसे उसे तसल्ली दी। मुझे आप पर ट्रस्ट है, लेकिन मैं हुमैन को हर्ट भी नहीं करना चाहती, उसने सालार की बात के जवाब में कहा। ये उसका सीक्रेट है और ये अच्छी बात नहीं है कि मैं उसका सीक्रेट किसी को बताऊं। शायद मुझे नहीं बताना चाहिए, मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूं। मैं अभी सोच रही हूं। वो अब सालार के साथ चलते हुए इस तरह बड़बड़ा रही थी जैसे खुद कलामी कर रही हो, मुतज़ब्ज़ब हो या खुद से उलझ रही हो। सालार ने साथ चलते हुए उसे बागौर देखा। वो कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन वो मुतज़ब्ज़ब भी थी। रईसा का ये मसला था, फैसला ना कर पाना, मगर इस वक्त सालार उसके इस मसले पर सोच विचार करने की बजाय सिर्फ इसलिए हैरान और किसी हद तक फिक्रमंद था कि रईसा ने हुमैन के बारे में वो जो भी राज था उसे इसमें शरीक करने का सोचा क्यों। क्या उसे ये अंदेशा था कि हुमैन को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, या फिर ये परेशानी थी कि बाद में पता चलने पर हुमैन से वो और इमामा बहुत नाराज हो सकते थे। ऐसी क्या बात है रईसा? सालार ने उसे नर्म आवाज में बहलाने वाले अंदाज में कुरेदा। मैं वादा करता हूं कि हुमैन के बारे में जो भी बात है वो एक सीक्रेट ही रहेगी। मैं किसी को इसके बारे में नहीं बताऊंगा, उसने रईसा से कहा, मगर वो मुतासिर नहीं हुई। बाबा, आप हुमैन से बहुत खफा हो जाएंगे और मैं ये नहीं चाहती। इस बार रईसा ने अपने खदशात का इजहार खुलकर उससे किया। सालार की छठी हिस्स ने उसे सिग्नल देना शुरू किए थे। मैं आपको 1-2 दिन बाद बताऊंगी, मैं अभी इस पर सोचना चाहती हूं, रईसा ने बिलाखिर उससे कहा। रईसा, ये अच्छी बात नहीं है, सालार ने इस बार संजीदगी से उसे घुरका। अगर हुमैन ने कुछ ऐसा किया है जो तुम्हें लगता है हमें पता होना चाहिए, तो तुम्हें हमें बताना चाहिए। इस तरह कोई भी चीज छुपाना ठीक बात नहीं है। वो अब वाकई संजीदा हो गया था, अगरचा उसे यह अंदाजा था कि हुमैन कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता जिससे उनको कोई बड़ी परेशानी लाहक होती, मगर रईसा की ये पर्दापोशी इस वक्त सालार को बेहद बुरी लगी थी। मुझे 1 दिन दें, रईसा ने इस लहजे में झलकती खफगी को महसूस किया और उसे मनाने की कोशिश की। मैं आपको कल बता दूंगी, मैं बस कुछ और सोचना चाहती हूं इस पर। वो बेख्तियार गहरा सांस लेकर रह गया। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश जोर जबरदस्ती से नहीं की थी, ना ही डांट टपट के जरिए उन्हें कंट्रोल किया था। वो इस वक्त भी जबरदस्ती उससे वो बात उगलवाना नहीं चाहता था। रईसा को अगर ये चीज उलझा रही थी कि आया जो वो करने जा रही थी वो सही है या गलत, तो सालार चाहता था वो ये फैसला खुद ही करे। ठीक है, 1 दिन और सोच लो और फिर मुझे बताओ, उसने बात खत्म कर दी। लेकिन रईसा के इंकशाफ से पहले ही स्कूल से इमामा को कॉल आ गई थी। हुमैन की टीचर उसके किसी अहम और फौरी मसले पर उससे मुलाकात करना चाहती थी। उन दोनों ने इस कॉल को ज्यादा अहमियत ना दी थी। उनका ख्याल था वो पढ़ाई से मुतल्लिक कोई मसला होगा या फिर कोई छोटी मोटी बदतमीजी। हुमैन के हवाले से ऐसी शिकायत उन्हें हमेशा ही मिलती रहती थी। वो जिब्रील की तरह नहीं था, लेकिन अगले दिन स्कूल में उन्हें हुमैन के हवाले से जो बताया गया था उसने कुछ देर के लिए उनके होशो हवास ही उड़ा दिए थे। वो जूनियर विंग में बिजनेस कर रहा था और ऐसी ही एक बिजनेस डील के नतीजे में एक बच्चा अपना एक बेहद महंगा गेम गंवाने के बाद अपने माँ बाप को इस लेन देन की तफसीलात से आगाह कर बैठा था
और उसका पता उन वालिदैन की शिकायत से चला था, जिसके नतीजे में स्कूल ने तहकीकात की थी और हुमैन सिकंदर को पहला वार्निंग लेटर इशू हुआ था। वो अगर हुमैन सिकंदर जैसा स्टार स्टूडेंट ना होता तो स्कूल की इंजबाती कार्रवाई कुछ और ज्यादा सख्त होती, लेकिन सालार और इमामा के लिए वो वार्निंग लेटर भी काफी था। उनके चारों बच्चों में से किसी को पहली बार कोई वार्निंग लेटर मिला था, और वो भी तब जब चंद दिन पहले वो इस स्कूल में एक हीरो के दर्जे पर फायज था, और वो हीरो इस वक्त उनके पास सर झुकाए बैठा था। सालार का दिमाग कुछ देर के लिए वाकई घूम कर रह गया था। उसके हवाले से मतवक्को खदशात में यकीनन वो सूरत हाल नहीं थी जो उन्हें इस वक्त दरपेश थी। इस बिजनेस के आगाज को बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था और हुमैन सिकंदर ने रईसा को पहले दिन से इस बिजनेस के हवाले से बता रखा था। बिजनेस का आगाज इत्तफाकी था। उसकी क्लास में उसका एक क्लास फेलो ऐसे जोगर्स लेकर आया था जिन्हें देखकर हुमैन सिकंदर मचल गया था। इमामा ने इन ब्रांडेड स्नीकर्स की ख्वाहिश को रद्द कर दिया था, क्योंकि चंद हफ्ते पहले हुमैन ने नए स्नीकर्स लिए थे और जब तक वो पुराने ना हो जाते एक और जोड़े का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुमैन सिकंदर हर रोज स्पोर्ट्स आवर्स में अपने इस क्लास फेलो के स्नीकर्स देखता और उन्हें हासिल करने के तरीके सोचता रहता। उसने इन स्नीकर्स को बार्टर ट्रेड के जरिए हासिल करने की कोशिशों का आगाज किया था। कोई ऐसी चीज जिसके बदले में वो क्लास फेलो इन स्नीकर्स को हुमैन को दे देता। उसका वो पहला क्लास फेलो हुमैन सिकंदर के इतने डायरेक्ट सवाल पर कुछ गड़बड़ा ही गया था। ऐसी पेशकश और उसके स्नीकर्स को ऐसा खिराजे तहसीन किसी ने पहले कभी पेश नहीं किया था। उसने कुछ तामुल के बाद हुमैन को यह बताया था कि वो एक और क्लास फेलो की घड़ी को बहुत पसंद करता था और अगर उसे वो मिल जाती तो वो इसके बदले वो स्नीकर्स दे सकता था। जिस क्लास फेलो की घड़ी उसने मांगी थी उसे अपनी क्लास के एक दूसरे क्लास फेलो की साइकिल में बेहद दिलचस्पी थी और इस साइकिल वाले को एक और क्लास फेलो के बैग में। ये सिलसिला चलते चलते हुमैन सिकंदर के पास मौजूद एक कीबोर्ड तक आया था जो वो कभी कभार स्कूल ले जाकर बजाता था, और हुमैन सिकंदर ने फौरी तौर पर उस कीबोर्ड के बदले वो स्नीकर्स हासिल करने का फैसला कर लिया था। और फिर ना सिर्फ ये फैसला किया था बल्कि दूसरे दिन उसको अमली जामा भी पहना दिया था। बिजनेस का पहला असूल मुअस्सर स्ट्रेटजी और दूसरा वक्त पर सही इस्तेमाल। सालार सिकंदर के मुंह से दिन रात सुनने वाले इन अल्फाज को 9 साला बेटे ने किस महारत से इस्तेमाल किया था, ये अगर सालार सिकंदर देख लेता तो वो अश अश कर उठता।